नेक्स्ट चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मेजर पोर्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिए गए हैं। क्यों लिए गए हैं? क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की ही कॉलोनी था और जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप किया वो ब्रिटिश राज नहीं किया था। इसलिए रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रेरोगेटिव रिट्स आर प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वो प्रेरोगेटिव रिट्स में होता है। तो प्रेरोगेटिव रिट्स हमें याद रखना है कि ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली गई थी। तो कौन कौन सी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी? द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, जुडिशरी की बहुत सारी चीज़ें, जुडिशियल रिव्यू जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स जो कि बिल ऑफ राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, ये सभी को याद रहता है, लेकिन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, इंडिया की जो टॉप 3 रिमूवल प्रोसीजर्स हैं प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज का, वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंस्पायर होकर लिया है और पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने वहीं से ली है। फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किससे इंस्पायर है? वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। और उसके साथ साथ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। तो इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से एम्पायर है, लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। तो जब कंपेयर करके पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से वो सारी चीज़ें ली हैं जिससे फेडरेशन स्ट्रॉन्ग होता है और जो सेंटर की पावर स्टेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती हैं, जैसे फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमें याद रखना है कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये कनाडा से लिया गया है। साथ में रेजिडरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, रेजिडरी पावर्स जब सेंटर को दी जाएंगी तभी जो सेंटर है वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी एक यूनिटरी फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिए गए हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से वो सारी चीज़ें ली गई हैं जो कि ज्वाइंट हैं, जैसे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। प्रियम्बल की लैंग्वेज ली गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, मतलब एक तरह का ज्वाइंट हो गया। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स मतलब चाहे कोई भी स्टेट हो, आप पूरे देश में ट्रेड कॉमर्स करना चाहते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना चाहते हैं, तो ये भी एक जॉइंटनेस की फीलिंग है। तो जहाँ भी जॉइंटनेस की बात आएगी वहाँ पर हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर होंगे। और साथ साथ लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है। इसके बाद
फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए हैं, उसमें भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने नहीं लिए हैं। उसके बाद प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया है, हमें पता है कि रूल ऑफ लॉ हमने लिया था ब्रिटेन से, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है हमने जापान से। एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से, लेकिन नॉमिनेशन इन द राज्यसभा नॉमिनेशन लिया है आयरलैंड से। इलेक्शन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रेसिडेंट लिया है आयरलैंड से, लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस। आइडियल्स ऑफ जस्टिस कहाँ से लिए, यूएसएसआर से, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यूएसएसआर से। जितने भी सोशलिस्ट रिपब्लिक्स होते हैं वहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, राइट्स के ऊपर फोकस कम होता है। और उसके बाद फ्रांस का तो फेमस ही है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिकन सिस्टम। तो ये दोनों चीज़ें फ्रांस की फेमस हैं, तो वहीं से इंस्पायर होकर हमने लिया है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पार्लियामेंट, फोर्थ रिलीजन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, वी आर गवर्न बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और सारे जो लॉ हैं इंडिया में वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अलाइन होने चाहिए। और उसके बाद फिर इन्होंने ये बताया है एक्सप्लेनेशन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। पावर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होगा, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो कहाँ से लिया गया है। तो जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। बी वुड बी अवर आंसर। तो वही इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का मतलब बताया है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन को या लेजिस्लेटिव लॉ को जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखेगी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए या एग्जीक्यूटिव कोई भी ऑर्डर पास करे वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो ये चीज़ लास्ट में लिखी है कि जो जजेस हैं वो उन डिसीजंस या उन लॉज को इनकंसिस्टेंट, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन यूएसए ओनली, इंडिया ओनली, इंडिया एंड यूएसए। इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, लेकिन जो यूके है, यूके में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। सो सिंगल सिटीजनशिप ये कॉमन नहीं है, क्योंकि यूएस में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। कोई यूएस का सिटीज़न है, साथ साथ वहाँ पे किसी स्टेट का भी सिटीज़न है, लेकिन इंडिया में हम सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं। हमारा रेजिडेंस कोई स्टेट हो सकता है, लेकिन सिटीजन्स हम सिर्फ इंडिया के हैं, किसी दूसरे स्टेट के हम सिटीज़न नहीं हैं। फिर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कॉमन नहीं है। इंडिया में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और तीनों पर कौन कानून बनाएगा ये अलग से लिखा हुआ है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 2 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। वो मैटर जो इन दोनों लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है उसे कहते हैं रेजिडरी मैटर, और जो रेजिडरी मैटर्स हैं वो इंडिया में आते हैं पार्लियामेंट के अंडर, यूनियन के अंदर, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में रेजिडरी मैटर्स आते हैं स्टेट्स के पास। फिर जो ऑप्शन सी है डुअल जुडिशियल सिस्टम, तो ये भी कॉमन नहीं है।
यूनाइटेड स्टेट्स में डुअल जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है एंड वहाँ पर फेडरल कोर्ट्स हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट है एंड हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर डी, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन सही है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशल रिव्यू की पावर है एंड यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशल रिव्यू की पावर है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, जितना एक्सप्लेनेशन में है एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ने की। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फेडरल की जब भी बात आए तो जो सबसे ज़्यादा फेडरल कंट्री है वो किसे मानते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 है, द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? सो इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 6th का ए आंसर होगा। सॉरी, ये गलत हो गया। इंडिया इज़ नॉट एज फेडरल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स हैं और स्टेट्स के पास कम पावर है। सो इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द कैनेडा। दैट इज़ वाई वी इन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी से that India that is Bharat shall be a union of states. We have avoided the use of term federation, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने पार्लियामेंट में एक्सप्लेन भी किया था, that in India we are not holding together federation, we are coming together federation, unlike United States of America. And in India there is no right to the states to secede from the union. That is why we are not like United States of America, we are like Canada. फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। ये जो एक्ट था ये कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन इसी से इंस्पायर था। सो 7th का सी वुड बी अवर आंसर। इसमें जो कुछ लिखा है कभी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आता 2017 में, तो हमें पता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स या जो फेडरेशन का पूरा मामला है वो कनाडा से इंस्पायर है, अमेरिका से इंस्पायर हो नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जॉइंट वाली चीज़ें हैं, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ पढ़ा नहीं, इंस्पायर है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन है? नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है और कनाडा से इंस्पायर है। तो 7th का सी हम लॉजिकली एलिमिनेट करके इस आंसर को लगा देते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाई। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ज्वाइंटनेस, यूनियन भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर है। 8th का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये 7th शेड्यूल में दी हुई है और इसमें ओरिजिनली 47 आइटम्स है, लेकिन 52 आइटम्स हो गए हैं। हमने अमेंडमेंट करके उसमें 5 आइटम्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। ये लिस्ट के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, तो उसमें हम देखेंगे कि कौन सी लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट है अभी वो पढ़ रहे हैं, ये लिस्ट का चैप्टर आगे आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 9th का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सो कॉन्करेंट लिस्ट बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से इंस्पायर है? आयरलैंड से इंस्पायर है। 12th का बी हो गया। और कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 4 में है। तो इसे कैसे याद रखना है? पार्ट 4 में है, DPSP लिख के देखो, DPSP कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। अगर 4 वर्ड्स हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। तो ऐसे ट्रिक्स बना लो और इन ट्रिक्स को बार बार रिवाइज़ करो, तो एग्ज़ाम में चीज़ें बहुत आसानी से क्लिक हो जाती हैं।
आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। ये नॉन जस्टिसिएबल है, बट ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 36 और 37 में दैट दे आर फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was borrowed from the constitution of, so we say that it was borrowed from the constitution of Ireland. C would be our answer, तो 13 का C करेक्ट हो जाएगा। एंड दिया इसमें फिर कुछ भी ऐसा नहीं है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर चलते हैं, इसमें बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा हुआ है कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क और राइट टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। तो ये अभी नहीं पढ़ना है, ये तब पढ़ेंगे जब डीपीएसपी का सेपरेट चैप्टर आएगा, उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर ही स्टिक रहेंगे। इस तरह से फोकस्ड पढ़ाई होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टेकन बाई आयरलैंड। जब डीपीएसपी का सेपरेट चैप्टर आएगा तो सारे डीपीएसपीस पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक। लेकिन अभी सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो सोर्सेज पढ़ेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन अ सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज़। कहानी लिख दी है, फिर लास्ट में पूछ लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है, तो आंसर कर देंगे आयरलैंड से लिया है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कि इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस, ये वो कहानी लिखी है। फिर पूछा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन हमें जो देना है वो कहाँ से इंस्पायर है। तो हमें पता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका से इंस्पायर है, और जो नॉमिनेशन है वो कहाँ से इंस्पायर है, वो आयरलैंड से इंस्पायर है। तो यहाँ पर टैलेंट, एक्सपीरियंस, सर्विस, इनको नॉमिनेशन देने की बात है, तो आयरिश रिपब्लिक आंसर हो जाएगा 16 का ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 17। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से इंस्पायर है, यूनाइटेड स्टेट्स से इंस्पायर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से इंस्पायर है, यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर है। और उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से इंस्पायर हैं, जर्मनी से इंस्पायर हैं। और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से इंस्पायर है, आयरलैंड से इंस्पायर है। तो जो भी आंसर होगा हम मैच कर लेंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है जो हम लोगों ने पढ़ ली है। और एक चीज़ एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को वीमार कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फंडामेंट पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिया गया है, करेक्टली मैच्ड है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, करेक्टली मैच्ड है। रेजिडुअरी पावर्स ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, नहीं, ये तो गलत हो गया। रेजिडुअरी पावर्स यूनियन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं स्टेट्स के कंपैरिजन में, इसका मतलब ये कनाडा से ली हुई हैं। और फिर ये पूछा कि इमरजेंसी पावर्स जर्मनी से ली गई हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमने कनाडा से लिया है। इस चीज़ को याद रखना है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। फिर हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है यूएस से, 4th सही हो जाएगा। और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो बी का 3 हो जाएगा। और फिर कैबिनेट गवर्नमेंट्स कहाँ से लिया है, सी का ब्रिटिश से लिया है, तो सी का 1 हो जाएगा। और यूनियन स्टेट रिलेशंस कहाँ से लिए हैं, क्योंकि यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टेट के कंपैरिजन में, तो ये हमारा कनाडा हो जाएगा 4। तो 4 3 1 2 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर है 4 3 1 2, 4 3 1 2 डी में है, तो डी वुड बी अवर आंसर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है जो हम लोगों ने पढ़ी। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ कहाँ से लिया है, ये हमने पढ़ा है जापान से लिया गया है, तो बी का 3 हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ जापान से लिया है। फिर है रिजर्विंग ऑफ बिल बाई गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। अगर गवर्नर बिल रिजर्व कर रहा है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो ये एक यूनिटरी फीचर हो गया, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना रहा है स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कनाडा से लिया जाएगा, तो सी का हमारा 4 हो गया। और फिर कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 हमारा
आंसर हो जाएगा। कहाँ है 2341? डी में है, तो डी वुड बी अवर आंसर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि ये मैच कर दो। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। आयरलैंड है 3 नंबर, तो ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं ए का 3 हो जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया है, तो ये कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे, तो बी का 5 हो जाएगा। फिर कॉन्करेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ज्वाइंटनेस, स्टेट भी कानून बना सकता है, यूनियन भी कानून बना सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, तो सी का 1 हो जाएगा। और इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन कहाँ से लिया जाएगा? कनाडा से, तो 3512 आंसर हो जाएगा। 3512 देख लिया कहाँ पर है? 3512 ये हमारा डी में है, डी वुड बी अवर आंसर। तो वही चीज़ जो पढ़ी वो यहाँ पर लिखी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ ही चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस, ये रशियन और सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। 22 का सी हो जाएगा। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड की गई। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ये अभी नहीं पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बाद चैप्टर आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, उसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी कमेटी ने दी, कौन से अमेंडमेंट से आई। अभी चैप्टर है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अभी सिर्फ ये पढ़ेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। बिल्कुल सही बात है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रीज़न कह रहा है द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स बोरो किए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो गया। कहेंगे भाई बहुत गलत बात कर रहे हो, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है और बिल ऑफ राइट्स भी उनका एक पेज में ख़त्म हो जाता है। तो ये तुम्हारी रीज़न की बात तो भाई गलत हो गई, लेकिन एजर्शन की बात तुम्हारी सही हो गई। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी वुड बी अवर आंसर। तो वही चीज़ इन्होंने इसमें लिखी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, पहले आया करते थे। और दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथीनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लेंथी है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि हमारी जोग्राफी बहुत बड़ी है। हमने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। हमने बहुत सारी बॉडीज़ को जैसे फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, तो बहुत सारी बॉडीज़ जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती हैं, हमने उनको भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, माइनॉरिटी राइट्स, और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड किया है। म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत के भी जो प्रोविजंस हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। सो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसलिए बन गया है, और इसलिए भी बड़ा बन गया कि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो हमने दुनिया की जब सब जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें ली, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से लिए गए हैं। अब इसके आगे क्या ही पढ़ना है, अब ये फंडामेंटल राइट्स उन्होंने सारे लिख दिए हैं, अभी नहीं पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स का बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, उसमें 100 से ज़्यादा सवाल हैं, उसमें इन सारे सवालों को, सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके देख लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिए? तो भाई अमेरिका से लिए। 25 का डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विच कंट्री से हमने फंडामेंटल राइट से इंस्पायर हुए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुए, बी आंसर हो जाएगा। फिर इसमें बहुत बड़ी कहानी लिख दी है कि जुडिशरी इन अपर हैंड, तो ये तो पढ़ेंगे जब यूनियन स्टेट्स हम पढ़ेंगे, तो कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है ये घटना चक्र वालों को पता नहीं है, ये हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पढ़नी है। यही स्मार्ट स्टडी होती है। तो जब ये पढ़ेंगे तो फिर ये बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। ये ऊपर ऊपर से चीज़ें लिखने से और पढ़ने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 27, द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट, देखने से लगता है कि ये हमारा ये तो नहीं छूट रहा, वो तो नहीं छूट रहा, लेकिन जब क्वेश्चन लगाते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में। हिस्ट्री में जितने कठिन आते हैं, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में,
लेकिन पॉलिटी में उतने ही सिंपल आते हैं। तो पॉलिटी में कम एफर्ट लगा के ज़्यादा रिजल्ट मिलता है और फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना होता है पॉलिटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम। तो दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था? अमेरिका ने लिखा था। अमेरिका वुड बी अवर आंसर, और अमेरिका से फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत हुई। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितने आर्टिकल्स हैं, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और अभी एक रीज़न दे रहा था कि क्योंकि हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी हो गया। भाई उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हैं। जिसके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स हों उनसे इंस्पायर होकर कुछ भी लिख लो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि थोड़ी हो जाएगा। तभी उसमें रीज़न फॉल्स था। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।